बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। इस गांव का नाम था चमन गांव। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम शामू था। शामू एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। शामू के घर में उसकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के बाकी किसानों की तरह शामू भी जमींदार हरिचंद के खेतों में मेहनत करता था। जमींदार हरिचंद एक लालची और जालिम व्यक्ति था जो काम ज्यादा लेता लेकिन मजदूरी बहुत कम देता था। आज खेतों में काम ज्यादा है, तुम बच्चों को स्कूल से ले आओ। अम्माई, बच्चों को मैं स्कूल से ले आऊंगी, लेकिन 2-3 दिन हो गए हैं। स्कूल वाले कह रहे हैं पहले फीस अदा करो, फिर बच्चों को आने दो, और माँ की दवा भी आ रही है। ठीक है, फीस और दवा दोनों ले आना। जो तुम देते हो उसी में बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन गुजर जाते हैं। इतने दिन कैसे निकलेंगे? अपने मालिक से बोलो कि पगार बढ़ा दे। हाँ, मैं अपने मालिक से बात करूंगा। आज तनख्वाह का दिन है और दिल में अजीब सा डर लग रहा है। देखो, जमींदार हरिचंद आज फिर कोई ना कोई नया बहाना जरूर बनाएगा। हमेशा की तरह आज भी वो तनख्वाह कम कर देगा। पिछली बार भी उसने मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि मैंने जो 2000 रुपए उधार लिए थे उनका ब्याज बढ़ते बढ़ते 5000 हो गया है। समझ नहीं आता, हर महीने उसका हिसाब ही क्यों बदल जाता है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछली बार उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। मेरी माँ बीमार थी, मैं सिर्फ 1 दिन की छुट्टी लेकर गया था और उसने बिना सोचे समझे मेरी आधी पगार काट ली। जैसे हम इंसान नहीं, बल्कि उसकी नजर में हमारी कोई कीमत ही नहीं। हाँ, तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जमींदार सच में बहुत चालाक और लालची आदमी है। एक तरफ हमसे 2 गुना काम करवाता है और दूसरी तरफ पूरी तनख्वाह भी नहीं देता। हमेशा कोई न कोई नई चाल चलता रहता है। भगवान करे आज हरिचंद मुझे पूरी पगार दे दे। दिल बहुत घबराया हुआ है। बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है और माँ की बीमारी के खर्चे अलग हैं। हर एक रुपए को जोड़कर चलना पड़ता है। बस दुआ है कि आज वो कोई नया बहाना न बनाए। इसी तरह सारे किसान दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। शाम को काम खत्म होने के बाद वे सब मिलकर जमींदार हरिचंद के पास अपनी पगार लेने के लिए पहुंचते हैं। जमींदार साहब, पूरा महीना हमने मेहनत की है। अगर हमारी पगार मिल जाए तो घर का चूल्हा जल जाएगा। सुनो भाइयों, अभी मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। गोदाम में सारा सामान और सब्जियां पड़ी हैं। अभी तक वह बिक नहीं पाई है। 2 दिन के अंदर आप सबकी पगार दे दी जाएगी। जमींदार साहब, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। घर के खर्चे चलाने हैं और बच्चों की फीस भी जमा करवानी है। मैंने कहा है 1-2 दिन रुक जाओ, पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। किसान अभी वहां खड़े हैं, तभी जमींदार का बेटा आता है। बाबा, मुझे आज रात दोस्तों के साथ घूमना है और 10,000 रुपए भी चाहिए। जितना चाहो ले लो बेटा, तुम्हारे लिए पैसे हमेशा मौजूद हैं। जमींदार की बात सुनकर सब किसान हका बका रह गए। अभी तो वो कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं, और अब बेटे से कह रहा था जितने चाहो ले लो। सारे किसान निराश होकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अरे जी, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इस बार कितनी पगार मिली? अभी पगार नहीं मिली। जिम्मेदार ने कहा है कि 1-2 दिन में मिल जाएगी। पगार क्यों नहीं मिली? आपको पता तो है ना, माँ की दवाई आने वाली है, बच्चों की फीस भी भरनी है। स्कूल वालों ने साफ कह दिया है कि अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो बच्चों को मत भेजना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सीता? ये जिम्मेदार की मर्जी है। जब चाहे पगार देगा, जब चाहे नहीं। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं। अरे कामी, ये लो अपनी इस महीने की पगार। जिम्मेदार साहब, ये तो बहुत कम पगार है। मैंने तो इस महीने कोई छुट्टी नहीं ली और रोजाना 8 घंटे से ज्यादा काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तुमने बातों में भी बहुत समय गंवाया। ये पैसे उन्हीं बातों की वजह से काटे गए हैं।
जिमीदार साहब, आपने कहा था कि 8 घंटे के काम के पूरे पैसे मिलेंगे, लेकिन आपने मुझसे 8 घंटे से ज्यादा काम लिया है। मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत सिखाओ। ये पैसे रखना है तो रखो, नहीं तो जाओ कहीं और काम ढूंढो। कालिया, इसे धक्के देकर हवेली से बाहर निकालो। बेचारे कामी के पास इन पैसों के अलावा कोई और चारा नहीं था। कामी चुपचाप पैसे लेकर वहां से चला जाता है। शामू, ये लो तुम्हारी पगार। लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो 10 घंटे से ज्यादा काम किया है, ना कोई छुट्टी ली, ना आराम किया, और अपना काम भी समय पर किया, तो फिर मुझे पूरी पगार क्यों नहीं दे रहे? हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस समय बाजार में सब्जियों के दाम बहुत कम हैं, इसी वजह से तुम्हें भी पगार उतनी ही मिलेगी। लेकिन जिमीदार साहब, इतने पैसों में मैं कैसे गुजारूंगा? घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा है। इस बार पूरी पगार दे दीजिए, इतने ही मिलेंगे। काम करना है तो करो, नहीं तो यहां से निकल जाओ। ये जमींदार हरिचंद एक नंबर का बेईमान और चालाक आदमी है। सारी कमाई अपनी जेब में भर लेता है और हमसे कहता है कि सब्जियां बिकी ही नहीं। लेकिन देख लेना, किसी दिन हम गरीबों की आह इस पर जरूर लगेगी। नहीं भाई, जैसा भी है, हमारे घर का चूल्हा तो उसी जमींदार की वजह से जलता है। हमें और कोई काम भी नहीं आता, बस उसकी जमींदारी के सहारे ही हमारा रोजगार चल रहा है। अरे कौन सा आसरा भाई, काम के पूरे पैसे देता तो है ही नहीं। पूरे महीने मेहनत करने पर भी आधी पगार मिलती है। उसे तो 10 दिन भी मुश्किल से निकलते हैं। फिर कैसे कहें कि उसी पर सहारा है? हम कर भी क्या सकते हैं? खेती बाड़ी के अलावा हमें कोई और काम आता भी नहीं, और अगर कोई दूसरा काम शुरू करना चाहे तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ? इसी मजबूरी में यही काम पकड़े हुए हैं। कुछ देर बातें चली, फिर एक एक करके सब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। अरे आप तो थोड़े परेशान लग रहे हैं। बताइए, आखिर आपको कितनी पगार मिली? सीता, इस बार जमींदार ने सिर्फ आधी ही तनख्वाह दी है। आधी तनख्वाह में हम ये घर कैसे चलाएंगे? आधे पैसे तो माँ की दवाई और फीस में ही निकल जाएंगे। पूरा महीना कैसे कटेगा? अब सीता, मैं क्या करूं? इसी में गुजारा करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जमींदार का काम पूरा होने के बाद कहीं और काम ढूंढ लूं, ताकि घर का गुजारा चलता रहे। तुम कैसे कोशिश करोगे? जमींदार से बात करने की हिम्मत तुमने कभी दिखाई ही नहीं। सीता, मैंने उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे काम से निकालने की धमकी दी। अगले दिन शामू जमींदार का काम निपटाकर नया रोजगार ढूंढने के लिए चुपचाप निकल पड़ा। शामू काम की तलाश में निकला, लेकिन किसी भी दुकान पर उसे काम नहीं मिला। हर जगह से यही जवाब मिला, अब भी काम नहीं है। आखिरकार थक कर और निराश होकर वह खाली हाथ घर लौटने लगा, इसी परेशानियों में कि घर कैसे चलेगा। अचानक शामू देखता है कि एक पागल कुत्ता उसकी तरफ दौड़ रहा है। वह घबराकर पास की एक गुफा में छिप जाता है। जब कुत्ता वहां से चला जाता है तो शामू राहत की सांस लेता है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गया। वो पागल कुत्ता तो मुझे काटने ही वाला था, लेकिन मैं ये कहाँ आ गया हूँ? वह यही सोच रहा था कि अचानक उसकी नजर कोने में पड़े एक पुराने धूल भरे संदूक पर पड़ गई। ये कैसी अजीब सी गुफा है, और ये पुराना सा संदूक यहाँ क्या कर रहा है? क्यों ना मैं इसे घर ले जाऊं, सामान रखने में काम आ जाएगा। जैसे ही शामू संदूक उठाने के लिए झुकता है, अचानक गुफा के अंदर से एक रहस्यमय आवाज गूंज उठती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। इस संदूक को छूने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो इसका नतीजा बहुत डरावना होगा। आप कौन हैं और यहाँ इस गुफा में क्या कर रहे हैं? मैं एक जिन हूँ और कई सालों से इसी गुफा में रह रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की विरासत है। यहाँ केवल वही इंसान आ सकता है जिसका मन पूरी तरह से पवित्र हो। अगर तुम पवित्र न होते तो यह गुफा तुम्हें कभी दिखाई नहीं देती। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हें यह गुफा दिखाई दी। क्या तुम इस संदूक को लेना चाहते हो? तुम इसे ले जा सकते हो। क्या ये वही जादुई बॉक्स तो नहीं है जिसके बारे में मेरी दादी कहानियां सुनाया करती थीं? वो बॉक्स जो हर किसी की ख्वाहिशें पूरी करता है। हाँ, ये वही जादुई बॉक्स है।
तुम इसे ले जा सकते हो और अपनी जिंदगी की परेशानियां दूर कर सकते हो, लेकिन याद रखना, जो भी चीज एक बार इसमें रखोगे वही चीज तुम्हें बार बार इसमें डालनी पड़ेगी। इसके अलावा तुम और कोई चीज इसमें मत डालना। अगर ऐसा किया तो नुकसान तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मेरी बात हमेशा याद रखना और लालच मत करना। केवल वही चीज रखो जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत हो। शामू संदूक लेकर खुशी खुशी घर आ जाता है। सीता, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे, क्या कोई काम मिला कि नहीं? घर की हालत देखिए, हाल तो फाकों तक पहुंच चुका है, और आप ये संदूक उठा लाए। आखिर ये क्या है? सीता, मेरी बात तो सुनो, ये कोई साधारण संदूक नहीं है, ये एक जादुई संदूक है। फिर शामू सीता को पूरी कहानी सुनाता है और फिर कहता है, हमें बहुत सोच समझकर ही इस संदूक में कोई चीज डालनी होगी। सीता, याद है रास्ते में मुझे कुछ केसर के बीज मिले थे, मैंने तुम्हें उन्हें संभाल कर रखने के लिए कहा था। शामू उत्साहित होकर कहता है, चलो वही बीज इसमें डालकर देखते हैं। सीता तुरंत जाकर वे बीज ले आती है। शामू जैसे ही उन बीजों को संदूक में डालता है, अचानक वह जादुई संदूक उन्हीं बीजों से भरने लगता है। एक पल में पूरा संदूक केसर के बीजों से लबालब भर जाता है। अरे, ये तो सच में चमत्कार हो गया, पूरा संदूक बीजों से भर गया है। अगर आप इन बीजों को बाजार में बेचेंगे तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हाँ सीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही बाजार जाकर इन बीजों को बेचूंगा। जो पैसे मिलेंगे उनमें माँ की दवा और बच्चों की फीस चुकाऊंगा, और जो भी बचा उसे संभाल कर रखूंगा। अगले दिन शामू अपने कुछ बीज लेकर बाजार जाता है। लोग महंगे बेच रहे होते हैं, मगर शामू सोचता है कि वह कम दाम में बेचेगा। जैसे ही वह कीमत कम रखता है, लोग फटाफट उसके बीज खरीद लेते हैं। थोड़ी ही देर में सारे बीज हाथों हाथ बिक जाते हैं और शामू को उम्मीद से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। पैसे लेकर वह खुश होकर घर लौट आता है। देखो सीता, आज तो काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं। कल सुबह ही माँ की दवाई ले लेना और बच्चों की फीस भी जमा करवा देना। अब मैं चलता हूँ काम पर, आज दिल बड़ा हल्का लग रहा है। अब तो तुम्हारे पास जादुई संदूक है, फिर काम पर जाने की क्या जरूरत है? हाँ सीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जमींदार हरिचंद के यहाँ काम करने नहीं जा रहा, बल्कि वहां काम करने वाले किसानों को खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं। मैंने सोचा है कि उन्हें अपने काम में शामिल करूं ताकि उनकी जिंदगी भी आसान हो सके। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बहुत जल्दी तरक्की कर लेंगे। मेहनत और एकता हमेशा रंग लाती है। शामू का जादुई संदूक किसानों के लिए नई जिंदगी लाया। सभी किसानों ने मिलकर जमीन ठेके पर ले ली और उसी पर नई खेती शुरू की। कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगे। हर घर में खुशहाली, हर घर में सुकून, हर चेहरे पर मुस्कान। जमींदार किसानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे शामू के जादुई संदूक का राज भी पता चल चुका था। जाओ कालिया, वह संदूक चुरा लाओ, वही मेरी अमीरी की कुंजी है। कालिया अंधेरे में छिपकर संदूक चुरा लाया और जमींदार खुशी से बेकाबू हो गया। हाँ, ये सारे किसान मूर्ख थे जो इसमें बीज डालते थे। मैं तो इसमें सोना डालूंगा और एक ही रात में अमीर बन जाऊंगा। जमींदार ने अपने घर का सारा सोना और गहने संदूक में भर दिए, लेकिन उसे असली राज पता नहीं था। बस अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। जैसे ही संदूक बंद हुआ, अंदर की हर चीज राख में बदल गई। संदूक भी पलों में गायब हो गया। अब जमींदार के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। नहीं, मेरा सोना, ये सब राख कैसे बन गया? मेरे साथ ये क्या हो गया?